ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी जी का पत्र हम पाठ कर रहे थे। जैसे कि कल हमने देखा कि स्वामी जी का जिस तरह से दो एस्पेक्ट, एक तो है कि इंडिविजुअल एस्पेक्ट एंड सोशल, या तो फिर कहेंगे कि सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट। तो ये दोनों एस्पेक्ट का जो अंडरस्टैंडिंग था वो स्वामी जी के कितना डीप था, वो हमको स्वामी जी के लेटर्स या लेक्चर्स पढ़ करके समझ में आता है। मैं जब इस तरह से, जो मेरा भी एक फॉर्मेटिव पीरियड था, तो इस फॉर्मेटिव पीरियड में मैं सोचा करता था कि एक्चुअली मनुष्य जीवन का हाईएस्ट ये क्या होना चाहिए, एम्बिशन कहो, न कि हाईएस्ट एम कहो, कि हाईएस्ट उपलब्धि कहो। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि क्या है? तो जनरली जिस तरह से हम लोग सोचते हैं, मनुष्य जीवन की उपलब्धि तो वही होगी जो मनुष्य जीवन दूसरों के कल्याण में आ सके। जैसे कि कोई भी आज एक लड़का होगा, कॉलेज में या स्कूल में पढ़ता होगा, उनको हम यदि पूछेंगे कि अच्छा ये बताओ कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके आने से ह्यूमन सिविलाइजेशन को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है? तो जो लोग थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं, वे लोग कभी भी किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं लेंगे। वे लोग क्या कहेंगे पता है? या तो फिर कोई साइंटिस्ट है, या तो फिर कोई इस तरह से जिसने कोई कोई लिटरेरी जिसने कंट्रीब्यूशन किया है, या तो फिर कोई संत है, इस तरह के लोगों का नाम लेगा। अभी संत होना तो कितना मुश्किल है, किंतु साइंटिस्ट होना, या तो फिर कोई फिलोसोफर होना, या तो फिर कोई आर्ट या लिटरेचर में ऐसा कुछ लिख करके कंट्रीब्यूट करके जाना जो कि हमेशा के लिए अमर हो जाए, ये सब करना फिर भी हमको लगता है कि दिस इज़ विद इन आवर रेंज। माने संत होना वो तो एक तो बड़ी दूर की बात है। और पॉलिटिशियन लोगों का नाम आजकल इतना खराब हो गया है कि कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं इस तरह से ऐसा कुछ बनना चाहता हूँ। माने जो कोई एक आइडियलिस्टिक पर्सन है, आइडियलिस्टिक स्टूडेंट है, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आज हम देखते हैं कि स्वामी जी के सामने भी ये हाईएस्ट आइडियल क्या है जीवन का, उसके बारे में उन्होंने भी बहुत सारा चिंतन किया था। ये गंभीरानंद स्वामी विवेकानंद बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल, ये मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था। उसमें बड़ा विस्तार से वर्णन है कि कॉलेज के दिनों में स्वामी जी किस तरह से उनका एक फॉर्मेटिव फेज उनका पसार हुआ है, किस तरह से उनके फॉर्मेटिव ईयर्स में, जिस ईयर में एक लड़के का एक मानसिक संतुलन ठीक होता है, उसका एक वर्ल्ड व्यू फॉर्म होता है, उस पीरियड में स्वामी जी क्या सोच रहे थे। तो ये जो एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हम सबके सामने है, मनुष्य जीवन का सर्वोच्च आदर्श क्या है? तो ये इस आदर्श के अनुसार यदि मेरा एम ऐसा कुछ है कि ना मुझे एक रूटीन में एक कॉमन मैन की तरह रहना है, जिस तरह से मेरे पुरखे, जिस तरह से मेरे आसपास में मैं सबको देखता हूँ कि एक कॉमन एक टिपिकल लाइफ होगा, एक पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छे से एक बिजनेस या तो जॉब करेंगे, फिर एक फैमिली बसाएंगे, और फैमिली लाइफ में हमको हैप्पीनेस चाहिए, बीच बीच में यूरोप में जाएंगे टूर में, फिर यदि हम घर में शादी ब्याह होगा तो हम उसमें लाखों का खर्च कर पाए, और फिर बस यही तो जीवन है, रिटायर होने के बाद में घर में शांति से रहेंगे, बच्चे बच्चियां पोते पोतियां उन लोगों को देख करके खुशी मनाएंगे। ये एक टिपिकल आर्क होता है ह्यूमन लाइफ का। किंतु जो लोग आइडियलिस्ट होते हैं वे लोग कहते हैं कि आई डोंट वांट टू लिव दिस टिपिकल लाइफ, जो कि सब लोग जिस तरह से एक जीते हैं, मुझे उससे कुछ अलग, इस समाज से ऊपर उठ करके मुझे एक हायर एक आइडियल चाहिए मेरे जीवन में। जब एक लड़का या एक लड़की इस तरह से सोचने की शुरुआत करते हैं, तब ये जर्नी स्टार्ट होती है। कोई भी स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी है ना, वो
दो तरह से स्टार्ट हो सकती है। एक तो है कि जीवन में मैं एक टिपिकल रास्ते पे जा रहा था कि मैं एक टिपिकल स्टूडेंट हूँ, एक टिपिकल हाउस होल्डर हूँ, एक टिपिकल एम्प्लॉई हूँ, एक टिपिकल फादर हूँ। सडनली उस जीवन में एक क्राइसिस खड़ा हुआ, एक ऐसा डिज़ास्टर आया कि फिर अपने को कंसोल करने के लिए एक इतना बड़ा शोक अपने जीवन में, संताप आ गया कि मन को मन में एक तरह का एक शांति प्राप्त करने के लिए हम आध्यात्मिकता की ओर आते हैं कि अरे ये संसार तो असार है, संसार करके हमने देख लिया, कितनी एक के बाद एक क्राइसिस आती है। चलो मैं मंदिर में जाता हूँ, साधु संग करता हूँ, इससे मन को थोड़ी सी शांति मिले। ये तो एक आध्यात्मिकता की ओर आने का रास्ता है। किंतु देयर इज ए हायर पाथ। यहाँ पे जैसे कि चल रहे हैं ठोकर खाई रास्ते में, अब कहीं जाकर के ईश्वर का नाम लेना शुरू किया, ये तो एक लोअर पाथ है। देर इज ए हायर पाथ। हायर पाथ क्या है कि आपके फॉर्मेटिव पीरियड में आप आइडियल्स के बारे में सोचें कि ईश्वर ईश्वर तो छोड़ ही दीजिए, चलिए मैं ईश्वर की बात ही नहीं कर रहा, किंतु जीवन का एक उच्च आदर्श क्या हो सकता है। मुझे एक टिपिकल लाइफ नहीं लीड करनी, मुझे एक आदर्श वाला जीवन लीड करना है। फिर ये आदर्श आपको चाहे कहीं पे भी ले जाए। ये आदर्श आपको हो सकता है कि सिलिकॉन वैली में एक एंटरप्रेन्योर बना दे, यही आदर्श हो सकता है चाहे आपको स्लम में जाकर के एनजीओ फॉर्म करके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए प्रेरित करे, यही आदर्श आखिर में आपको टीचर या तो सोल्जर या तो फिर जीवन के एक आर्टिस्ट, फिलोसोफर, एक पोएट, एक म्यूजिशियन, ये आदर्श चाहे आपको फिर कहीं पे भी ले जाए। किंतु इस जहाँ पे आप जा रहे हैं उसके पीछे में एक आपका आदर्श है। आप एक टिपिकल लाइफ नहीं लीड कर रहे हैं। तो ये आदर्श, ये हमेशा देखेंगे कि किसी भी एक टीन एज लड़का या लड़की होता है, ये कॉलेज में जब प्रवेश करते हैं, ये बात उनके सामने आती ही आती है। फिर भले ही चाहे ऐसी परिस्थिति आ जाए कि घर की परिस्थिति ऐसी है कि अभी मैं आदर्श के बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकता। यहाँ पे मैं कुछ लड़कों को देखता हूँ कि वे लोग कैसे भी करके कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करते हैं, साथ में वो एक लड़का है यहाँ पे, वो एलएलबी ना कि ऐसा कुछ कर रहा था, तो साथ में ही वो आर्टिकलशिप ना कि ऐसा कुछ होता है किसी लॉयर के साथ में, वो कर रहा है। यानी कि पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है, आश्रम में भी रह रहा है। तो आश्रम में रह रहा है तो थोड़ा बहुत तो कर्मयोग करना पड़ेगा, तो वो काम भी कर रहा है। फिर वो कहीं लॉयर के साथ में वो एक अप्रेंटाइज के रूप में भी रह रहा है। उसका पूरा लाइफ यही है कि मैं किसी भी तरह से सेटल हो जाऊं तो फैमिली का कुछ हो जाए। जब भी इस तरह का बर्डन सर के ऊपर होता है तो आदर्श के बारे में ज़्यादा सोचने को समय नहीं मिलता, या तो आदर्श इज अ लग्जरी, आइडियल बिकम्स अ लग्जरी, हम अफोर्ड नहीं कर पाते। किंतु यदि मान लीजिए कि आप इस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, स्वामी जी ने खुद ने कहा है कि आइडियलिस्टिक कौन हो सकता है, दो मिडिल क्लास में जो है वही हो सकते हैं, जो कि जिनके पास में आर्थिक असहाय या तो नाणाकीय तंगी है। उन लोगों के सर पे हमेशा इतना बर्डन या इतना टेंशन रहेगा कि वो आइडियल के बारे में सोच नहीं सकते। आइडियल बिकम्स अ लग्जरी फॉर देम। और जिसके पास में बहुत सारा पैसा है, उसके सामने भोग राग के इतने सारे उपकरण उपलब्ध है कि फिर उसमें से वो समय निकाल करके आइडियल के बारे में नहीं सोचेगा। आइडियल के बारे में सोचेगा एक मिडिल क्लास लड़का या लड़की जिसके पास में कि एक तरह का फ्रीडम है कि हाँ, घर की परिस्थिति इतनी खराब नहीं कि मैं अभी खाने पीने को भी नहीं जुटा पाता, और फिर इतना भी पैसा नहीं कि मेरे पास में जो सुबह को उठ कर के ही 10 चमचे खड़े हो जाते हैं, मित्र का नाम लेकर के, मित्रता का नाम लेकर के कहेंगे चलो यहाँ घूमने जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इस आशा में कि हम पैसा खर्च करेंगे तो उनको कुछ हिस्सा मिलेगा इसमें। तो इस तरह से हम चमचों से, इस तरह से पैरासाइट से भी घिरे नहीं है। वी हैव ए सर्टेन फ्रीडम, लेजर जिसको कि कहते हैं, लेजर इन टाइम, इन फ्रीडम ऑफ एक्शन।
तो ये जब अपने पास होता है तब हम आइडियल्स के बारे में सोचना शुरू करते हैं। स्वामी जी का ऐसा ही था। पिताजी की मृत्यु से पहले घर की परिस्थिति इतनी तो अच्छी थी कि अभी खाने-पीने का क्या जुगाड़ होगा पता नहीं। तो उस परिस्थिति में उन्होंने आइडियल के बारे में सोचना शुरू किया और ये आइडियल उनको फ़िलॉसफ़ी के विभिन्न क्षेत्रों में, इतिहास के, मानव सभ्यता की जो उपलब्धि है, उस सब में उनको ले गया। और स्वामी जी का जो ब्रेन है ना, स्पॉन्ज की तरह और नॉलेज को सॉक करता है। नॉलेज को ये ब्लैक होल में कोई चीज़ डालते हैं, तो कैसी फट करके इसके भीतर में सक हो जाती है। तो वैसे ही स्वामी जी का ब्रेन है कि नॉलेज सकिंग मशीन, या तो फिर एक नॉलेज वैक्यूम क्लीनर, जिसके भीतर में फटाफट करके वो किताबें पढ़ते थे और फटाफट करके सब ग्रहण करते थे। तो देखिए कि स्वामी जी ठाकुर के पास आए, विच वॉज द, अभी स्पिरिचुअलिटी क्या है, इट्स द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियल। किंतु इससे पहले आइडियल के बाकी जितने भी एवेन्यूज है, आइडियल के बाकी जितने भी ब्रांचेस है, सभी इन्होंने एक्सप्लोर कर दी है। और इसीलिए स्वामी जी हमको कुछ भी कहते हैं, आध्यात्मिकता के बारे में जो समझाते हैं, वो उनका एक ट्रेडिशनल शास्त्र और संस्कृत के ऊपर में लिमिटेड नहीं रहता। ऑफ कोर्स स्वामी जी ने शास्त्र और संस्कृत, इन दोनों का अपनी भारतीय ट्रेडिशन का बड़ा ही गहनता से अभ्यास किया था। किंतु गोइंग बियॉन्ड दैट, ये जो मॉडर्न एज है, आज का ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग है, और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के युग में हमारे सामने जो समस्या खड़ी हुई है, इसका स्वामी जी ने बखूबी अभ्यास किया था। आजकल की ये जो है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री की वजह से एक पूरा जो समाज का एक हिस्सा है, उनके पास में ये कुछ मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता। तो फिर क्या होगा कि वे लोग पॉवर्टी में चले जाएंगे। ये पॉवर्टी इज ए मॉडर्न फिनोमिना, पहले पॉवर्टी नहीं था। पहले क्या था कि सबके पास में अपना अपना कार्य था। वैदिक युग को हम चाहे जितना ही क्रिटिसाइज करें, और कुछ कुछ चीज़ों में क्रिटिसाइज करना उचित भी है, किंतु एक चीज़ में हम उसको प्रेज करना चाहिए। हम एक चीज़ के बारे में हम उनको सही सही में उनको एम्यूलेट करना चाहिए, उनके पास से कुछ सीखना चाहिए। और वो ये है कि उस युग में पॉवर्टी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि किसी के पास में कुछ काम नहीं है, वैसे ही बेकार बैठा है और उसके पास में खाने पीने को कुछ नहीं है। सबके पास में अपना अपना कार्य है। तो सभी लोग ये वर्णाश्रम, ये व्यवस्था के अनुसार अपना अपना कार्य करते हैं। एक सोसाइटी में एक हार्मोनी है। आप ये कहेंगे कि हाँ, कोई एक लड़का यदि किसान का लड़का है, वो यदि सोचेगा मुझे विद्याभ्यास करना है, तो शायद उसके पास में इतनी अपॉर्चुनिटी ना हो, खास करके लेट वैदिक एजिस में। कि उसके बाद में क्या हुआ था, पहले तो ऐसा था कि जिसके पास जो टैलेंट थी उसके अनुसार उसको कार्य प्राप्त होता था। बाद में ये हेरेडिटरी हो गया। तो ये एटलीस्ट हेरेडिटरी वाले समय में कंप्लेन हो सकती है कि मुझे मेरी एम्बिशन के अनुसार या टैलेंट के अनुसार कार्य नहीं मिलता, ये कंप्लेन हो सकती है। किंतु ऐसी कंप्लेन नहीं होगी कि चलो भाई, मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं भिक्षा मांगता हूँ। भिक्षुक कौन है? जो कि अपनी मर्जी से भिक्षुक हुआ है, आध्यात्मिक पथ का साधक है, वो भिक्षुक है। भिक्षा वही मांगेगा, और किसी को भिक्षा मांग के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामयिक ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, यदि महामारी हुई है, यदि युद्ध हुआ है, यदि ऐसा कोई क्राइसिस हुआ है, फेमिन हुआ है, या तो फिर फ्लड हुआ है, नेचुरल डिजास्टर हुए हैं, तो अलग बात है। किंतु जब तक नेचर हमारा साथ देता है, सिविलाइजेशन वॉज वेरी सेल्फ कंटेंट, सेल्फ अवेयर। तो ये वो समय था। किंतु आज के युग में क्या हुआ है, ये फैक्ट्री की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन मेगा फैक्ट्रीज। और उसमें भी आज तो ऐसा तो एटलीस्ट था कि चलो, जो लोग रूरल एरिया में रह रहे थे, वो यदि अर्बन एरिया में माइग्रेशन करेंगे तो अर्बन एरिया में उनको जॉब मिल जाएगा। आज तो कैसा है, ऑटोमाइजेशन और एआई, ये दोनों मिलकर के फैक्ट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग, जिसको कि ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं, वो भी लोगों से छीन रहे हैं। तो अभी एक
एक आदमी करेगा तो क्या करेगा? आइदर कि आप एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से बहुत ही अच्छी पढ़ाई-लिखाई करके, बहुत ही तगड़ा एक डिग्री लेकर के आज ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई अच्छी-सी जॉब खोज ले, या तो फिर आपका फिर कैपिटल एक है, आपके पिताजी के पास ने कि ऐसा कुछ, कहीं से आपको पैसा लेकर के आप अपना एक बिज़नेस वगैरह चालू कर सकते हैं। जिन लोगों के पास ये अपॉर्च्युनिटी नहीं है, उन लोगों के पास में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। आज आप देखेंगे कि इवन दो कि इंडियन इकोनॉमी इतना ग्रो कर रही है, इतना रैपिडली लार्जेस्ट ग्रोइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ऐसा इंडिया को कहा जा रहा है। किंतु फिर भी ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हमारे सामने इतना ही विकट रूप से खड़ा रहा है जितना कि पहले था। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों से नौकरी छीन करके बड़ी-बड़ी फैक्ट्री में चली जाए मैन्युफैक्चरिंग जॉब, और वहाँ पे भी फिर ऑटोमेशन और एआई आ जाए, तो फिर एक आम आदमी क्या करेगा? जिसके पास में तीव्र मेधा शक्ति नहीं है, जिसके पास में एक सुपर्ब प्रैक्टिकल सेंस नहीं है बिज़नेस करने की, उसके पास में कोई एक पार्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज़, आर्ट हो, लिटरेचर हो, फिलॉसफी हो, न कि ऐसा कोई भी फील्ड है, वहाँ पे एक्सेल स्पोर्ट है, वहाँ पे एक्सेल करने की उसकी कैपेसिटी नहीं, एक एक टिपिकल कॉमन मैन है, तो वो क्या करेगा? ये एक प्रश्न आ सकता है। तो देखिए कि ये प्रश्नों का सिविलाइजेशनल स्केल पे जो अपने पास में प्रॉब्लम्स है, क्राइसिस है, इसका इजी सॉल्यूशन नहीं है। इसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है कि स्कूल कॉलेज में ही स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे कि क्या होगा कि योगा और मेडिटेशन और वेदांत, योगा और वेदांत, वेदांत है फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, योगा इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों को बिल्कुल ही किंडरगार्टन कहो न कि बाल मंदिर से फर्स्ट स्टैंडर्ड से कहो, वहाँ से इंट्रोड्यूस करके उनको, लोगों को, बच्चों को सिखाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, बाय द टाइम कॉलेज कंप्लीट करे, उन लोगों के अपना खुद के ब्रेन के ऊपर में, खुद की कॉन्शियसनेस के ऊपर में, खुद की इंटेलेक्ट के ऊपर में इतना कंट्रोल आ जाएगा कि जिस, और ये इकोनॉमी कहो न कि इंडस्ट्री कहो न कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज कहो, जिस डायरेक्शन में मिलती है उस डायरेक्शन में वो रैपिडली प्रोग्रेस करके अपने का अपना फ्यूचर अच्छा बना सके। किंतु ये सब क्वेश्चंस के बारे में सोचना, ये स्वामी जी ने किया था, और इसीलिए हमारे पास में स्वामी जी का सिर्फ योग और वेदांत के बारे में जो विजडम है, सिर्फ यही नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सिविलाइजेशन, ये भी स्वामी जी के पास में था, कि हाउ सिविलाइजेशन राइज एंड हाउ सिविलाइजेशन फॉल्स। तो ये राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, दिस इज अ यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी जी। नो डाउट अपने ये जो पुरखे थे, जिन्होंने ये आश्रम और वर्ण व्यवस्था की रचना की थी, इन्होंने भी समाज को देखा था। ये जो निवेदिता कहती है कि कितने अरसों के बाद एक ऐसा हुआ कि स्वामी जी की तरह एक उच्च कोटि का ऋषि, उच्च कोटि के एक ऋषि, जिन्होंने कि कन्याकुमारी चट्टान के ऊपर में बैठ के पूरे भारत के ऊपर ध्यान किया। अब ध्यान करेंगे ईश्वर के ऊपर में, ध्यान करेंगे भगवान शिव, भगवान कृष्ण के ऊपर में, इन्होंने माँ भारती के ऊपर में, भारत की इस भूमि के ऊपर में ध्यान किया, भारत की इस संस्कृति सभ्यता के ऊपर में। और सिर्फ भारत ही नहीं, एक ह्यूमन सिविलाइजेशन एज ए होल आपको देखना होगा। भारत देश को पृथ्वी से आप कट करके अलग से तो नहीं देख सकते। मान लीजिए कि आप कोई एक ब्रह्मांड का स्केल तो ऐसा है, पता है ना, यहाँ से सबसे नज़दीक का तारा है अल्फा सेंटोरी, यहाँ से 4 लाइट ईयर दूर है। अभी लगेगा 4 लाइट ईयर ये तो कुछ नहीं है, किंतु एक जो सेकंड होता है, लाइट सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर प्रकाश की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की है, यानी कि एक लाइट सेकंड 3 लाख किलोमीटर की है। अभी एक सेकंड का ही इतना है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 ईयर कर दीजिए, इतना दूर सबसे नज़दीक का तारा है। तो ब्रह्मांड के स्केल कितने बड़े बड़े, मान लीजिए कि और कहीं आज से यहाँ से 100 लाइट ईयर दूर, न कि 1000 लाइट ईयर दूर एक सोलर सिस्टम है, वहाँ पे एक एलियन स्पीसीज वहाँ पे रह रही है, वहाँ पे भी जीवन पनपा है, वहाँ पे भी इंटेलेक्ट का उदय हुआ है, वहाँ पे भी इस तरह से सिविलाइजेशन डेवलप हुई है, किंतु हमारे से बहुत ज़्यादा एडवांस है। फिर उन्होंने ये बाइनोक्यूलर, ये तो टेलीस्कोप से, न कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, उन्होंने देखा कि पृथ्वी पे एक
इसी तरह से ऑर्गेनिज्म है, माने इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म, इंटेलिजेंट स्पेसीज है, तो उसका स्टडी करेंगे तो वो थोड़ी ना देखेंगे कि एक छोटे से टुकड़े में भारत देश है, वहाँ पे भारतीय लोग क्या कर रहे हैं, उस टुकड़े में अमेरिकन है, अमेरिकन क्या कर रहे हैं। वे लोग तो पृथ्वी को एज ए होल ही देखेंगे, पृथ्वी के ऊपर में देखेंगे कि ये ह्यूमन स्पीसीज होमो सेपियंस जो हमको कहते हैं, हम अपने को कहते हैं, ये होमो सेपियंस स्पीसीज का क्या प्रारंभ है, क्या मिडल है, क्या एंड है, इसका क्या गति है, माने यदि अपने शास्त्रों की यदि लैंग्वेज थोड़ा सा ली जाए तो इसका क्या है, माने इसका डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, इनकी उपलब्धि क्या है, इनकी सक्सेस फेलियर्स क्या है, यदि स्टडी करेंगे दे विल स्टडी द एंटायर होमो सेपियंस स्पीसीज, नॉट अ सिंगल नेशन और नॉट ए सिंगल सिविलाइजेशन। तो स्वामी जी ने इस पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन, पृथ्वी के ऊपर में जितने भी मनुष्य है, एक पूरा जो डायनेमिज्म है, होमोसेपियंस स्पीसीज है, उसको स्टडी करके हमको बताया है कि किस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप होती है, किस होने से, क्या होने से इसका अंत आता है। तो ये जो स्वामी जी का जो नेक्टर रूपी विजडम है, हम जितना भी पाठ करते हैं हमको कितना सब कुछ सीखने को मिलता है, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी बट ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ सिविलाइजेशनल स्टडीज। तो और दिस इज वन ऑफ माय, माने हम लोगों की जो एक विश होती है ना कि क्या होने से हमको बड़ा अच्छा लगेगा, तो स्वामी जी का योग एंड वेदांत एस्पेक्ट लेकर के काफ़ी कुछ स्टडी हुआ है, किंतु उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिविलाइजेशन, राइज एंड फॉल एंड डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस एंड इवेंचुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन, ये जो उनका स्टडी है इसको लेकर के इतना चिंतन शायद अभी तक नहीं हुआ। ये होना चाहिए क्योंकि इसका बेनिफिट आज हम यदि हमको ये मिलता है एक सिस्टमेटिक स्टडी के रूप में, देन वी कैन एम्प्लॉय इट इन एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ। आज एक यदि आइडियोलॉजी कहा जाए तो बेसिकली एक ही आइडियोलॉजी है, वो है कम्युनिज्म, जो कि कार्ल मार्क्स ने उसको डेवलप किया था। मार्क्स है, एंजल्स है, फिर ये लेनिन है, फिर ये माओ है, ये कुछ कुछ लोग थे जिन्होंने कि ये कुछ कुछ नहीं, एक्चुअली काफ़ी लोग हैं। इवन फॉरेन की आईवी लीग यूनिवर्सिटी में देखेंगे ना तो पॉलिटिकल साइंस के नाम पे ये सॉफ्ट कम्युनिज्म ना कि सोशलिज्म ही ज़्यादा चलता है। तो ये एक आइडियोलॉजी जो उस उन्होंने डेवलप की, तो उसी आइडियोलॉजी को आज कितने लोग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। या तो फिर कहेंगे कि कैपिटलिज्म, जो कि एडम स्मिथ है या तो फिर केनेस है, इन लोगों ने डेवलप किया। कैपिटलिज्म शुरू में थोड़ा सा हार्श था, किंतु बाद में ये वेलफेयर कैपिटलिज्म जो डेवलप हुआ, ये सोशल सिक्योरिटी वगैरह जो कि अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुआ, इसका फ़ायदा ये है कि आज कैपिटलिज्म उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, सॉफ्टर फॉर्म में, वेलफेयर कैपिटलिज्म के फॉर्म में आज सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो ये और उसके अलावा दूसरी भी एक थियरी थी, फासिज्म जिसको कहते हैं, किंतु फासिज्म तो उसका तो माने उसका विनाश ही हो गया, माने इट्स अ कंप्लीटली डिस्क्रेडिटेड फिलोसॉफी, पॉलिटिकल फिलोसॉफी टुडे। इसके अलावा गांधी जी का सत्याग्रह था। अभी सत्याग्रह मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने स्वामी जी की थियरीज का ही एक विकसित एक प्रैक्टिकल स्वरूप है, किंतु दैट इज अनदर मैटर ऑफ डिबेट। किंतु स्वामी जी का जो है ये कैपिटलिज्म को जिस तरह से एज ए वर्ल्ड व्यू के रूप में डेवलप किया गया, कम्युनिज्म को एज ए वर्ल्ड व्यू के रूप में डेवलप किया गया, स्वामी जी के आइडियाज को भी एज ए एंटायर वर्ल्ड व्यू विच एनकम्पासिस एवरी एक्टिविटी इन द ह्यूमन लाइफ। ये पॉलिटिक्स है, फिर ये इकोनॉमिक्स है, ये सोशल स्टडीज है, इन सबको एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव फिलोसॉफी के रूप में स्वामी जी के आइडियाज को डेवलप कर सकते हैं। ऑल द थिंग, मैंने सब कुछ यहाँ पे है, कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म जिस जिस पार्टिकुलर टॉपिक्स को, पॉइंट्स को डिस्कस करके एक फिलोसॉफी के रूप में स्वीकृत हुए हैं। आज आप किसी भी ह्यूमैनिटीज स्टडीज के डिपार्टमेंट में जाएंगे, इनको एज ए ऑथेंटिक फिलोसॉफी के रूप में, वर्ल्ड व्यू के रूप में सिखाया जाएगा, और उसकी जो क्राइटेरियाज होती है, ऑल ऑफ देम आर फुलफिल्ड इन स्वामी जीज राइटिंग्स एंड स्पीचेस।
ओनली थिंग इज कि वी नीड टू डेवलप इट एज अ वर्ल्ड व्यू, जो कि ह्यूमन सोसाइटी की, ह्यूमन समाज की सभी एक्टिविटी को एनकम्पास कर सके। और यहाँ पे तो एडेड बेनिफिट भी है, माने कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म ने जो एक क्रुशियल एस्पेक्ट, क्रुशियल ह्यूमन एक्टिविटी छोड़ दी है, स्पिरिचुअलिटी, तो यहाँ पे वो भी आ जाती है। यानी कि सोच लीजिए कि स्वामी जी के आइडियाज़ को प्रॉपर फिलोसॉफी के रूप में डेवलप किया जाए, तो वहाँ पे वेदांत है, वहाँ पे योग है और वहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ है। तो ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन हमको इस तरह से मिलता है कि इस वर्ल्ड व्यू के ऊपर में यदि एक सिविलाइजेशन की स्थापना हो, देन दैट सिविलाइजेशन विल बिकम द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन। ये कम्युनिज्म का जब जुआर आया था, तब ये रशिया और चाइना और ऐसे कितने ही देश, उन्होंने सोचा कि वैसे भी हमारे पास कुछ नहीं है, अपने देश तो वैसे ही गड्ढे में गिरा है, तो यदि हमको बाहर निकलना है तो एक पावरफुल फिलोसॉफी चाहिए। ये कम्युनिज्म के बारे में सभी लोग बात करें, चलो इसको अपना करके इसको इम्प्लीमेंट करके देख ले। तो उन्होंने फटाफट करके कम्युनिज्म को लेकर के थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया भी सही, उनकी क्राइसिस और पूरा सब कुछ तो इतिहास में लिखा हुआ है कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिज्म एंड व्हाट आर द वीकनेसेस। और ऑन द पैरेलल ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, उन्होंने कैपिटलिज्म को डेवलप किया। कैपिटलिज्म में भी एक के बाद एक क्राइसिस आई, तो वे लोग अपने को एडेप्ट करते गए। तो इस तरह से देखिए कि ये वर्ल्ड व्यू दो है, वो कितने डीपली स्प्रेड हुए हैं सोसाइटी में। किंतु ये दोनों वर्ल्ड व्यू ने हमको मटेरियलिस्टिक कर दिया है, एंटेगोनिस्टिक कर दिया है, नास्तिक कर दिया है एक तरह से। क्योंकि हमको लगता है कि मटेरियल डेवलप है, मटेरियल डेवलपमेंट है, हम यदि कॉलेज में, स्कूल में जाकर के सीखेंगे, ह्यूमैनिटी स्टडीज़ में, यदि आप आईएएस ऑफिसर है, या तो आप डिप्लोमेट है, या तो फिर आप पॉलिटिशियन है, सब एक ही तरह से सोचते हैं कि ना मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, जीडीपी नंबर्स दिखने चाहिए, पर कैपिटा इनकम दिखनी चाहिए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। सक्सेस क्या है? तो हम इतने, इतनी सड़क बना दी, इतनी इतने कंटिन्यूअस बिजली मिलती है, पानी मिलती है, गैस का ये सिलेंडर मिलता है। नो डाउट ये बिजली, पानी, गैस का सिलेंडर, सड़कें, एयरपोर्ट, ये तो माने दिस आर क्रुशियल। ये जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ये दिस आर क्रुशियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। किंतु यदि ये साथ साथ में ही ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी इसके साथ में जुड़े, तो सोच के देखिए कि हमारा डेवलपमेंट कितना आगे तक बढ़ जाएगा। सो वी नीड टू डेवलप दैट होलिस्टिक फिलोसॉफी beyond capitalism and beyond communism. We need to develop Swamiji's ideas in a such a worldview that encompasses every activity in human society, human civilization, और इसके बेस पे हम नए भारत का, नए विश्व का गठन करें। यदि हम स्वामी जी की दृष्टि से देखें, तो मैं अपने को, वाई शुड आई लिमिट माई सेल्फ टू ए जियोग्राफिकल लोकेशन? मैं सिर्फ ये क्यों सोचूं कि मैं भारतीय हूँ, मैं ये ना सोचूं कि मैं इंसान हूँ, मैं मनुष्य हूँ, पूरी पृथ्वी तो मेरा घर है। ये कॉस्मोलॉजी की स्टडी जो लोग करते हैं, उनको एक बहुत बेनिफिट होता है कि पृथ्वी कितनी नगण्य है, वो उनको लगता है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है मेरा देश कितना महान है, किंतु लुक एट इट कॉस्मोलॉजिकल स्केल। आज पृथ्वी चंद्र के साथ में टकरा जाएगी, तो कहाँ भारत रहेगा, कहाँ अमेरिका रहेगा, कहाँ चीन रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। और दिस इज अ रियल पॉसिबिलिटी। माने एक पृथ्वी, चंद्र एक्चुअली पृथ्वी के साथ में और किसी एक सेलेस्टियल बॉडी का टकराव हुआ था, उसमें से चंद्र आया है। तो माने ये ग्रहों का टकराव, तारों का टकराव, गैलेक्सी का टकराव, ये कोई, माने दिस इज नॉट ए बिग डील। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं एक पिक्चर देख रहा था, तो सोलर फ्लेयर, सोलर फ्लेयर है, उसके सामने पृथ्वी रखी है, तो पृथ्वी दिखती है इतनी सी, और सोलर फ्लेयर दिखता है इतना बड़ा, जैसे कि एक सोलर फ्लेयर एक आएगा तो हजार पृथ्वियां ध्वंस हो जाएगी। माने ये जो प्रलय काल की जो कल्पना है, सही सही अपने को नजर के सामने देखने को मिलेगी। तो ये दिस इज अ फैक्ट कि ब्रह्मांड के लेवल पे, ब्रह्मांड के स्केल पे पृथ्वी तो सिर्फ इतनी एक छोटा सा एक बिंदु मात्र है। जैसे कि एक महाविराट समुंदर है, उसके किनारे पे रेती का एक
कण, ये है पृथ्वी और इसी पृथ्वी पे हम लोग छोटे-छोटे मनुष्य। तो हम लोगों का ये जो वर्ल्ड व्यू है, वी नीड टू एक्सपांड दिस वर्ल्ड व्यू, और ये एक्सपांडेड वर्ल्ड व्यू कि मेरा आइडेंटिफिकेशन सिर्फ इस नेशन के साथ में, सिर्फ इस लैंग्वेज के साथ में ही नहीं, पूरी पृथ्वी के साथ में है। गोइंग बियॉन्ड दैट, व्हाई शुड आई लिमिट माई सेल्फ टू अर्थ? व्हाई कैन नॉट आई कंसिडर माई सेल्फ अ कॉस्मिक सिटीजन? ये पूरा ब्रह्मांड तो मेरा है। मुझे नहीं पता कि ब्रह्मांड में यदि हम एक्सपांड होना शुरू होंगे, व्हेन वी कन्वर्ट अवरसेल्फ इनटू अ स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन, वो एक सिविलाइजेशन का स्केल है। न माने आप सिविलाइजेशन के कौन से लेवल पे है, कि आप हंटर गेदरर के लेवल पे है, न कि आप फार्मिंग के लेवल पे, सिटी स्टेट के लेवल पे आए हैं, न कि नेशन स्टेट के लेवल पे आए हैं, न कि आप यू हैव बिकम ए स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन। तो यदि वी हैव टू बिकम ए स्पेस लेवल सिविलाइजेशन, कि हाँ, मनुष्य मानव सभ्यता सिर्फ पृथ्वी पे सीमित नहीं है। आज अवकाश में स्पेस स्टेशन है, चांद पे मनुष्य जा चुका है, परसों कहीं जाकर के मार्स के ऊपर में ह्यूमन हैबिटेशन डेवलप हो, देन वी विल बिकम ट्रूली स्पेस लेवल सिविलाइजेशन। उसके बाद में स्पेस में हम एक्सपांड कर सकते हैं। व्हाई डू आई लिमिट माई सेल्फ टू अर्थ? सो व्हेन आई कंसिडर माई सेल्फ अ सिटीजन ऑफ स्पेस, पूरा ब्रह्मांड मेरा घर है, इस तरह से जब मैं सोचना शुरू करूंगा, देन आई विल नीड अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड व्यू। आज ये कैपिटलिज्म, या तो फिर सोशलिज्म, या तो फिर ये ह्यूमैनिटीज की जितनी भी स्टडीज है, वो सब वहाँ पे फेल हो जाएगी। आई विल नीड अ कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड व्यू, अ कंप्लीटली न्यू फिलोसॉफी टू अंडरस्टैंड दैट स्पेस एनवायरनमेंट, कि जहाँ पे मुझे रहना है। यहाँ पे मनुष्य कोई एक पार्टिकुलर रिलीजन, पार्टिकुलर रीजन, पार्टिकुलर लैंग्वेज से नहीं आते। वो जो स्मॉल स्मॉल आइडेंटिटी वो चली गई। नाउ वी हैव अज्यूम अ कॉस्मिक आइडेंटिटी। तो व्हेन आई वांट टू assume this cosmic identity, I will need a cosmic worldview. And this is what स्वामी जी gives us, कि कभी कभी स्वामी जी को देखेंगे कि कितने हार्डकोर पेट्रियोट हैं, और दूसरे ही क्षण उनकी बातें इस तरह से मैंने एक ऊंचाई पे, एक शिखर पे विराजित हो जाती है, हवा में एक ऊंचाई पे उड़नी शुरू होती है, जैसे लगता है कि कहाँ एक देश पड़ा रहा, कहाँ एक छोटी सी मेरी आइडेंटिटी पड़ी रही। आई एम दिस कॉस्मोस, दिस कॉस्मोस इज इनसाइड माई हार्ट। अपने तो इतना, यदि वेदांत यदि ऐसा कहता है कि आई एम आइडेंटिकल विद दिस कॉस्मिक सोल, देन व्हाई कैन नॉट आई बी आइडेंटिकल विद दिस कॉस्मिक स्पेस? ऐसा क्यों है भाई, कि मैं अपने को एक और मैं कहूँ कि अहम ब्रह्मास्मि, और फिर दूसरी ओर कहूँ कि भाई माई आइडेंटिटी इज लिमिटेड टू दिस पार्टिकुलर रीजन, कल्चर, एटसेट्रा। हाँ, एक तो है कि लोकालिटी जो है उसका एक इम्पोर्टेंस है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, कि एक फिलोसॉफी भले ही चाहे हमारी कल्चर, विस्डम जो है, लर्निंग जो है, चाहे कितना ही ग्लोबल क्यों ना हो, कल्चर एक लोकल, उसका एक महत्ता है, उसको प्रिजर्व करना चाहिए। किंतु ये कल्चर जो है ना, दो तरह के होते हैं। एक तो ओपन एंडेड होते हैं, दूसरे क्लोस्ट्रोफोबिक होते हैं। एक क्लोस्ट्रोफोबिक कल्चर क्या सोचता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, या तो मेरे में ही कुछ सार है, जैसे स्वामी जी ने कहा ना कि मैं ही सही, मैं ही आध्यात्मिकता प्राप्त कर सकता हूँ। ये जो शशि बाबू बोल करके जिसने ये वो किताब लिखी, जिसने कि स्वामी जी को भेजा, उसमें क्या लिखा है कि सिर्फ हम ही लोग सक्सेस हो सकते हैं, हम जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो कि इस पार्टिकुलर जगह पे रहते हैं, पार्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं, और ये पार्टिकुलर रिचुअल को फॉलो करते हैं, हम ही लोग सक्सेस। दिस इज ए क्लोस्ट्रोफोबिक कल्चर, एंड देयर इज अनदर ओपन कल्चर, जैसे कि आजकल रामकृष्ण मिशन में पाया जाएगा। कोई भी यहाँ पे आएगा, मैं हिंदू हो, न कि मुस्लिम हो, न कि मराठी हो, न कि गुजराती हो, न कि बंगाली हो, न कि साउथ इंडियन हो, आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पहनते हैं, कैसी भी भाषा आपकी है, सब तरह के लोग यहाँ के कॉस्मिक कल्चर में वेलकम है। तो कल्चर है वैसे लोकलाइज, किंतु ये ओपन कल्चर है, दिस वेलकम्स एवरीवन। ये सुपीरियोरिटी का दंभ नहीं रखता कि मैं सुपीरियर हूँ, बाकी सब इंफीरियर है, इस तरह का घमंड नहीं रखता। ये अपने भीतर में एक वेलकमिंग, एक एक मैसेज रखता है कि हाँ,
पूरे विश्व में जहाँ जो भी रह रहे हैं, जिस तरह से रह रहे हैं, ऑल आर लिविंग इन अ गुड मैनर। सबके लिए वसुधैव कुटुंबकम। एक कुटुंब तो एक छोटा सा ही होता है, किंतु वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ है? पृथ्वी के जितने भी कुटुंब है, सबके साथ में हमारी सहानुभूति है, सबके भीतर में वही एक ईश्वरीय चिंतन धारा, विचारधारा वो प्रवेश कर रही है। इस तरह से एक, क्या कहेंगे, कि एक वेलकमिंग एटीट्यूड रखना है। तो एक कॉस्मिक कल्चर यदि अपने को डेवलप करना है, एक कॉस्मिक आइडेंटिटी उभी खड़ी करनी है, इफ वी आर टू होमोसेपियंस से हमको होमोस्पेस होमोस्पेसियन टू कोइन ए वर्ड, होमोसेपियंस टू होमोस्पेसियन, यदि हमको इस नेक्स्ट लेवल पे जंप करना है सिविलाइजेशन के, सोसाइटी के, इवोल्यूशन के, देन वी नीड स्वामी विवेकानंदास वर्ल्ड व्यू। अदरवाइज आजकल की जितनी भी आइडेंटिटीज है, आजकल की जितनी भी फिलोसॉफीज है, वो इतनी लिमिटेड है कि उसको लेकर के यदि हम स्पेस में जाएंगे, तो पृथ्वी पे हम जो ये एटम बॉम्ब से लड़ रहे हैं, स्पेस में कहीं जाकर के और भी बड़े बड़े वेपन खड़े कर देंगे और उससे युद्ध करना शुरू कर देंगे। सो in order to go to the next level of evolution, homo sapien, then we need Swamiji's worldview। डिस्कस करके ही आज पूरा समय चला गया, तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।